students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 10, some MCQs. So let's start. प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपने 1 to 15 क्वेश्चंस ऑफ पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन देख लिए थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि जो पीएच है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस की बात करें कि जो पीएच है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड्स पे डिपेंड करती है, बी इट इज डिपेंडेड ओनली ऑन कॉन्जुगेटेड बेस, C depends on salt and D depends on acid and conjugated base both। तो अगर आपको बफर इक्वेशन याद है, यानी कि जो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन याद है, वहां पर ने बात की थी कि इसके अंदर जो वीक एसिड एंड जो इसका सॉल्ट यूज किया जाता है बेसिकली बफर सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करते हैं एक दूसरे के अंदर है जो कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ट्रांसफर होते रहते हैं और सिस्टम को है जो कि न्यूट्रलाइज करते रहते हैं ताकि जो पीएच है वो वैसी की वैसी रहे। तो ऑब्वियस है जो पीएच है सॉल्यूशन की अगेन किस पे डिपेंड करेगी, उसके एसिड पे भी डिपेंड करेगी और उसके कॉन्जुगेटेड बेस पे भी डिपेंड करेगी। तो आंसर इसका होगा डी, एसिड एंड इज कॉन्जुगेटेड बेस। फिर बात करते हैं बफर कैपेसिटी शोवन बाय। बफर कैपेसिटी की बात करें तो बफर कैपेसिटी क्या है, इट इज अ मैग्नीट्यूड विच इज एक्सप्लेन दैट व्हाट द पीएच चेंजेस आफ्टर एडिंग द एसिड एंड बेस, यानी कि आप एसिड एंड बेस जब डाल रहे हो तो पीएच चेंज में क्या फर्क पड़ रहा है एक बफर सॉल्यूशन की, वो है बफर कैपेसिटी। इसे अपन किससे डिनोट करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन है बी सी, बी बीटा एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इक्वेशन याद है तो बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन पीएच, यानी कि बफर कैपेसिटी कह दो, बफर इंडेक्स कह दो, बफर एफिशिएंसी कह दो, विच इज डिस्क्राइब बाय द डेल्टा बी अपॉन पीएच, और ये होगा बीटा। तो आंसर इसका रहेगा सी। The pH of the solution depend on both acid and its conjugated base, while buffer capacity shown by or known as beta. 18 is, अब यहाँ से आपके कुछ MCQs शुरू हो रहे हैं, कुछ सॉरी न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं, जो कि बेसिकली काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सॉल्व करने के, बट आपके थ्योरी एग्जाम में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं छोटे क्वेश्चंस के रूप में कि इसका है जो कि आप सीधा का सीधा पीएच निकाल के बताओ। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इफ H प्लस इज 1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर, यानी कि एक तरीके से पूछ लिया है कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या है अगर उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है 1 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अगर आपको याद है जो टेबल थी अपने पास सॉल्यूशन की, उन्होंने ये बताया था कि बेसिकली ये 0 से लेके 14 तक डिवाइडेड है, और जहां पे लीस्ट कंसंट्रेशन है माइनस के अंदर, वहां पे जो एसिड है वो स्ट्रांगली है, और जैसे से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पे एक तरीके से बेस के रूप में है जो कि कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर अपन को सॉल्व करना है तो फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, इट इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे है जो कि मान पुट कर दो, तो अगेन क्या होगा, लॉग 1 इंटू 10⁻⁻⁵, और 10⁻⁻⁵ का लॉग में मान कितना होता है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 5, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁵ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो पीएच कितनी होगी 5। वही अगर ये पूछे देगा 1 इंटू 10⁻⁻13 है तो पीएच कितनी होगी, तो ऑब्वियस है 13। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज 4 इंटू 10⁻⁻�6 मोल्स पर लीटर, यानी कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे दी है, अब पूछ रहे हैं पीएच क्या है। अगर कैलकुलेट करें तो अगेन पीएच की डेफिनेशन क्या है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपने को कितनी बता रखी है 4 इंटू 10⁻⁻�6। अब -6 यानी कि ऑब्वियसली ये तो हो गया 6, और log 4 का अगर अपन मान निकालें तो log 4 का मान होता है 0.602। तो जब आप 6 में से माइनस करेंगे 0.602 तो आपके पास क्या आएगा 5.3, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻�6 जो मोल कंसंट्रेशन है उसकी पीएच होती है 5.3। 1 इंटू 10⁻⁵ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 5, while 4 into 10⁻⁶ मोलर पर लीटर कंसंट्रेशन पीएच इज 5.3। और वैसे अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे बता रखा था कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन -1 है तो पीएच है जो 1 होगी, यानी कि स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और जैसे जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे सिस्टम है जो कि बेसिक की तरफ है जो कि मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिटिक एसिड इन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 25%, यानी कि यहाँ पे
आपको डिसोसिएशन की डिग्री बता दी है और आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी बता दी है। अब आपको पूछ लिया है कि अब पीएच निकाल के बताओ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को अगेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए पीएच निकालने के लिए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपन कैसे निकालेंगे, 25% डिसोसिएशन है और मोलर कंसंट्रेशन अपने को बता रखी है, तो क्या हो जाएगा 0.001 मोलर कंसंट्रेशन इंटू 25%, 25/100 आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये तो हो गई आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब क्या है, सिंपल से इसको फॉर्मूले में पुट करो और आपके पास आंसर तैयार है। जब भी आप पीएच निकालोगे या फिर आपको पीओएच निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको लॉग का मान याद करना जरूरी है और स्पेसिफिकली आपको 1 से लेके 10 तक के लॉग का मान याद होना चाहिए। जैसे कि log 1 का मान होता है 0, log 10 का मान होता है 1 और इसके बीच में सारी की सारी जो रेंजेस हैं वो आती हैं। तो ये जब आपको याद होगी तो इनका कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। इजी है, 1 के लिए 0 है, 2 के लिए 0.3, 3 के लिए 0.4, 4 के लिए 0.6, 5 के लिए 0.7, मतलब एक अराउंड आप याद कर सकते हो इन चीजों को। तो अगर अपन कैलकुलेट करें तो -log-4 इसका मान होगा 4 एंड log 2.5 का मान क्या होता है, तो 2 का बात करें तो 0.3 एंड 3 की बात करें तो 0.47। दोनों को जब जोड़ के आप डिवाइड करोगे बाय 2 से तो आपके पास आ जाएगा 0.397। तो ऑब्वियस है जब आप 4 में से 0.4 समथिंग चीज रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आएगा रिजल्टेंट 3.6। आंसर इज 3.6 pH। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो 0.001 मोलर का है एंड जो डिसोसिएशन है वो 25% है तो pH उस सॉल्यूशन की कितनी होंगी 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको pH नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे आपको पूछी जा रही है POH यानी कि सिस्टम की बेसिसिटी कितनी है। तो अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जितनी कोई सिस्टम की एसिडिटी होती है तो जो रिमेनिंग अमाउंट चीज में बची तो वो उसकी ऑटोमेटिकली POH के रूप में है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल अगर अपन बात करें तो सिस्टम क्या है 14 है जो सिस्टम से मिलकर बना है। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है अपना find the POH of a solution having hydrogen and concentration 5 into 10⁻⁴। यानी कि आपको बेसिसिटी सिस्टम की पता लगानी है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पता लगानी है सिस्टम की और आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दी गई है। तो ऑब्वियस है जो OH है और जो H है मिलके है जो कि 14 है जो सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो अगर अपन H निकाल लेंगे तो OH अपने पास अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं। फॉर्मूला अपने को पता है -log इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फॉर्मूला में जैसे ही पुट करेंगे -10⁻⁴ इज 4 एंड log 5 का मान है 0.699, कैलकुलेट करने पे आएगा आपके पास 3.3। तो ये तो हो गया आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर पीएच ऑफ, ये हो गई पीएच। अब आपको पूछ लिया है पीओएच। अब पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14। तो अगर आपको पीएच पता है और 14 पता है तो पीओएच निकालना इज वेरी इजी। 14 माइनस 3.3, अब 14 माइनस 3.3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10.6। तो राइट आंसर इज ए। आंसर 10.6 is the POH of that solution which have pH hydrogen ion concentration is 5 into 10⁻⁴. Next question is न्यूट्रल पॉइंट ऑन पीएच पेपर इंडिकेट विच कलर। यानी कि अगर अपन बात करें न्यूट्रल पेपर की, पीएच पेपर की जो कि येलो इन नेचर होता है, तो जब आप उसे एक पर्टिकुलर ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, यानी कि एक तरीके से ये मान लो कि आपने उसको पानी के अंदर ऐड कर दिया तो उसकी जो पीएच है वो क्या होगी, न्यूट्रल पॉइंट एक पर्टिकुलर पीएच पेपर के क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें पिंक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, तो ऑब्वियसली जब मैं आपको पीएच स्केल की बात करती हूँ तो ये 1 से जो 14 है उसके अंदर जो 1 है वो हाईली एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है रेड इन कलर, 14 है जो हाईली बेसिक को रिप्रेजेंट करता है वॉयलेट इन कलर या फिर ब्लू इन कलर, और जो 7 है जो न्यूट्रल पॉइंट है वो ग्रीन को इंडिकेट करता है, न्यूट्रल पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा ग्रीन, बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की प्योरेस्ट वाटर पीएच इज कंडक्टिविटी वाटर। यानी कि जो प्योरेस्ट वाटर है उसकी पीएच की कितनी होती है, और प्योरेस्ट वाटर को अपन कंडक्टिविटी वाटर भी कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं 7, 5.7, 14 एंड 2। तो वैसे जो प्योरेस्ट वाटर है उसकी पीएच होती है 7। अब 5.7 अगर आपको देखने को मिले कहीं ऑप्शंस में और यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम वाटर मिले तो आंसर इसका रहेगा 5.7। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल अपन प्योर वाटर की बात करें तो ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट में CO2 है जो उसके अंदर है जो कि एंटर कर जाती है। तो दिस इज राइट नाउ नॉट अ कंडक्टिविटी वाटर, वहां पे उसे अपन इक्विलिब्रियम वाटर कहेंगे जिसकी पीएच 7 से चेंज होके 5.7 रह जाती है। बट यहाँ पे आपको जो प्योरेस्ट वाटर है कंडक्टिविटी वाटर की पीएच पूछी गई है जो कि होगी 7।
क्वेश्चन नंबर 24 इज एप्लीकेशन ऑफ पीएचआर, यानी कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो पीएच की हैं, या फिर पीएच अगर अपन को किसी सिस्टम की पता लग जाती है तो अपन क्या क्या उसके एडवांटेजेस उठा सकते हैं। ऑप्शन है आफ्टर डिटरमाइनिंग पीएच वी एनहांस द सॉल्युबिलिटी, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इट इंप्रूव द प्योरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है पीएच की सारी एप्लीकेशंस ही हैं। एक पर्टिकुलर पीएच पे है जो सिस्टम सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, एक पर्टिकुलर पीएच पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा ही प्योर भी होगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है पेज स्केल का कि जो 7 है, जो न्यूट्रल पॉइंट है वहां पे ग्रीन है, तो ग्रीन है जो न्यूट्रल पॉइंट पे इंडिकेट होता है। 7 इज द प्योरेस्ट वाटर न्यूट्रल पे, एन एप्लीकेशन ऑफ पीएच आर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 इज लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो लिटमस पेपर है, यानी कि दो तरीके के लिटमस पेपर आते हैं, एक आता है ब्लू, एक आता है रेड। और जब आप ब्लू को एक एसिडिक मीडियम में डिप करते हो तो वो रेड इन कलर हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को आप एक बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हो तो वो ब्लू इन कलर हो जाएगा। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इन पेपर पे एक पर्टिकुलर लाइकेन है जो कि लेप किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि डिफरेंट पीएच पे वो अपना कलर चेंज कर लेती है। तो क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि जो लिटमस पेपर है वो मिलके किससे बने होते हैं, तो ऑब्वियस है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक लाइकेन, ये लाइकेन से मिलके बने होते हैं। तो राइट आंसर इज ए। Question number 26 is if blue litmus paper turns pink after dipping into solution then the solution is, यानी कि जो blue litmus paper है वो अगर रेड हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में डिप करने पे, तो जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो एसिडिक नेचर है, वो बेसिक इन नेचर है, वो न्यूट्रल है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो लिटमस पेपर है, जो कि ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड इन कलर हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी है, या वो पिंक इन कलर हो जाएगा। तो आंसर इसका रहेगा ए, एसिडिक इन नेचर। Here is the answer. Litmus paper is made up of cellulosic lichen, while if blue litmus paper turn pink or red after dipping in solution, then it will be acidic in nature. Here is the diagram. जिसकी blue litmus paper को आपने किसी solution में डाला है और red in color हो गया है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो solution है जो कि acidic in nature है। Next question is formula of baking soda, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसका क्या फॉर्मूला है। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, C is NaCl and D, none of the above। तो ऑब्वियस है जो बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर इज ए। वाइल जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, एंड जो खाने वाला सोडा होता है यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है विच इज नोन एज NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर बात करते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है उसका फॉर्मूला क्या है। ऑप्शंस की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है उसका फॉर्मूला होता है MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो आपको याद होगा कि बेसिकली जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यूज किया जाता है एज अ एंटासिड, बट एंटासिड जब इसको यूज किया जाता है तो इसकी एक दिक्कत भी है, इसके अंदर एक अलग एक्शन भी होता है विच इज नोन एज लग्जेटिव। और लग्जेटिव क्या करता है, एक तरीके से जो लूज मोशन क्रिएट करता है अगर अपन एंटासिड के रूप में ले लेते हैं, तो ये दिक्कत भी इसकी रहती है। फिर बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड एक्सप्रेस्ड बाय विच इक्वेशन, यानी कि जो अगर बात कर रहे हैं अपन पोटेंशियोमेट्री की, और पोटेंशियोमेट्री में जो चार्ज डिफरेंस है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, और उसके थ्रू जो अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं वो किस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन है नर्स इक्वेशन, एचएस इक्वेशन, बफर कैपेसिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा नर्स इक्वेशन जो कि आई थी 1889 के अंदर। तो आंसर इसका रहेगा ए। So here is the answer. Sodium bicarbonate is known as baking sodium. Milk of magnesium hydroxide is a milk of magnesia, and Nernst equation is used to calculate the charge on electrode. Or here is the equation of Nernst: RT upon NF and A upon P, where is the E is the potential difference or electromotive force of the system. Number 30 is example of reference electrode are, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हैं। तो पोटेंशियोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो वो होते हैं जिनकी जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होती है, पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो होते हैं जहाँ पे अपन जो सैंपल है या जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर मैंने आपको 3 या 4 तरीके के इलेक्ट्रोड्स पढ़ाए थे, उसमें था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो तीनों के तीनों हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर आते हैं। वाल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर मैंने आपको दो पढ़ाए थे, एक बताया था मैंने ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा बताया था आपको क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड।
फिर बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ पीटीएफई ट्यूब इज, यानी कि जो फुल फॉर्म है पीटीएफई ट्यूब की वो क्या है। पहली बात तो पीटीएफई आपने पढ़ा कहाँ था, आपने पढ़ा था इसको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के अंदर। इसके अंदर इसकी एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ऑब्वियस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। All are the example of reference electrode and polytetrafluoroethylene is the full form of PTEF. Understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.